हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी के अनसोल्ड पेपर 2025 के सेट नंबर 4 जिसका पेपर कोड है 348 KJ के पार्ट 4 को करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को कराया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहां से जाकर जरूर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियोज में मैंने अनसोल्ड पेपर 2025 के सेट नंबर 1, 2 और 3 को कराया हुआ है जिसका पेपर कोड है 348 KG KH KI। अगर आपने वो वीडियोस भी नहीं देखी तो मैंने उसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहां से जाकर जरूर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं आज की वीडियो में हम कौन कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा कक्षा 12 जीव विज्ञान का अनसोल्ड पेपर, ये सेट नंबर 4 है और 2025 में आया हुआ पेपर है जिसका पेपर कोड है 348 KG। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए, आज की वीडियो में हम लॉन्ग क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि 5-5 मार्क्स के पूछे गए थे। देखिए, पार्ट 3 में हमने प्रश्न नंबर 7 के यहाँ तक क्वेश्चन कर लिए थे, विपुंसन तक। लेकिन आज की वीडियो में हम प्रश्न नंबर 8 के फूलों में परागण के प्रतिकाग्र तक स्थानांतरण एवं निषेचन पूर्ण होने तक की सारी घटनाओं का सचित्र वर्णन कीजिए, तो ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए, और देखिए इसके बाद देखिए अथवा करके क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि या तो आपको ये वाला क्वेश्चन करके आना था या आपको ये वाला क्वेश्चन करके आना था। देखिए, इस बार भी क्या होगा, इस बार भी आपसे ऐसे ही चॉइस में क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि आपको या तो इसका आंसर देना होगा या इसका आंसर देना होगा। अगर आप इनमें से एक का आंसर देती हैं तो आपको पूरे 5 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि अथवा का मतलब होता है या। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि अथवा का मतलब क्या होता है और हम सोचते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन करके आने हैं। तो ऐसा नहीं है। अगर प्रश्न नंबर 8 आएगा तो आपको क्या करना है, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है। तो प्रश्न नंबर 8 क्या था, फूलों में परागण के प्रतिकाग्रता के स्थानांतरण एवं निषेचन पूर्ण होने तक के सारी घटनाओं का सचित्र वर्णन कीजिए। अब देखिए, अथवा में क्वेश्चन पूछा गया, हर्षे-चेस प्रयोग का नामांकित सचित्र वर्णन कीजिए। इस प्रयोग के पश्चात वैज्ञानिकों द्वारा लिए गए निष्कर्ष को लिखिए। तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डायरेक्टली 5 मार्क्स का पूछा गया। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया प्रश्न नंबर 9, इसमें हमसे पूछा गया बायोगैस क्या है, इसका उत्पादन किस प्रकार किया जाता है, इसके उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले सूक्ष्म जीव का नाम लिखिए। और अथवा करके क्वेश्चन पूछा गया, प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में लिम्फाइड अंगों की भूमिका पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए और मानव शरीर में विभिन्न प्रकार के लिम्फाइड अंगों का वर्णन उदाहरण सहित कीजिए। तो आज की वीडियो में हमें 4 लॉन्ग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए अब देखते हैं इनके सॉल्यूशन को। तो देखिए फ्रेंड्स, ये प्रश्न नंबर 8, इसमें हमसे क्वेश्चन पूछा गया, फूलों में परागण के प्रतिकाग्र तक स्थानांतरण एवं निषेचन पूर्ण होने तक की सारी घटनाओं का सचित्र वर्णन कीजिए। तो हम इसका आंसर लिखते हैं, फूलों में परागकणों का प्रतिकाग्र तक स्थानांतरण, परागण और फिर निषेचन तक की प्रक्रिया में परागकणों का अंकुरण, पराग नलिकाओं का निर्माण जो प्रतिका से होते हुए बीजांड तक पहुंचती है। फिर से देखिए, फूलों में परागकणों का प्रतिकाग्र तक स्थानांतरण, परागण और फिर निषेचन तक की प्रक्रिया में परागकणों का अंकुरण, पराग नलिका का निर्माण जो रतिका से होते हुए बीजांड तक पहुंचती है, जो नर मादा युग्म को अंडाणु का संलयन शामिल है, जिससे युग्मनज और भ्रूणपोष बनते हैं और अंततः बीज और फल का विकास होता है, जिसमें फूल के अन्य भाग मुरझा जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस क्वेश्चन के आंसर का स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे देखिए, इसमें पॉइंट है परागण, जिसको पॉलिनेशन भी बोलते हैं। तो इसमें देखिए हम प्रक्रिया लिखते हैं, ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे प्रक्रिया, उसमें हम लिखेंगे पराग कणों, नर युग्मक के वाहक का परागकोश से निकलकर उसी फूल के या किसी अन्य फूल के वृत्तिकाग्र तक पहुंचने, जिसे परागण कहते हैं। साधन क्या है इसका, साधन है यह हवा, पानी, कीट, पक्षी या अन्य जीवों द्वारा हो सकता है। तो परागण में क्या है, परागण की जो प्रक्रिया है वो पराग कणों, नर युग्मक के वाहक का परागकोश से निकलकर उसी फूल के या किसी अन्य फूल के वृत्तिकाग्र तक पहुंचना, जिसे परागण कहते हैं। साधन इसका यह हवा, पानी, कीट, पक्षी या अन्य जीवों द्वारा हो सकता है। आगे हम लिखते हैं, आगे देखिए सेकंड पॉइंट डालकर हम लिखते हैं परागकण का अंकुरण। इसमें हम ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे वृत्तिकाग्र पर। इसमें हम लिखते हैं जब परागकण वृत्तिकाग्र पर पहुंचता है तो वह वृत्तिकाग्र की शर्करा और नमी के कारण अंकुरित होता है। क्या लिखते हैं, जब परागकण वृत्तिकाग्र पर पहुंचता है तो वह वृत्तिकाग्र की शर्करा और नमी के कारण अंकुरित होता है। आगे हम ब्लैक पेन से हेडिंग डालते हैं पराग नलिका का निर्माण। इसमें हम लिखते हैं पराग कण से एक लंबी नलिका निकलती है, जिसे पराग नलिका कहते हैं।
आगे देखिए थर्ड पॉइंट हम लिखते हैं इसमें पराग नलिका की वृद्धि और बीजांड में प्रवेश। इसमें हम ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे वृत्तिका से नीचे। इसमें हम लिखते हैं पराग नलिका वृत्तिका के ऊतकों से होती हुई नीचे अंडाशय की ओर बढ़ती है। आगे देखिए इसमें हम लिखेंगे बीजांड में प्रवेश। तो पराग नलिका बीजांड में प्रवेश करती है आमतौर पर माइक्रोपाइल नामक छोटे छिद्र से। किससे करती है? बीजांड में प्रवेश कैसे करती है? पराग नलिका बीजांड में प्रवेश करती है आमतौर पर माइक्रोपाइल नामक छोटे छिद्र से। आगे इसमें फोर्थ पॉइंट हम लिखते हैं निषेचन। तो इसमें हम लिखते हैं नर युग्मकों का निर्वहन। इसमें हम लिखते हैं पराग नलिका बीजांड के अंदर भ्रूण कोश में खुलती है और अपने दोनों नर युग्मकों को छोड़ती है। क्या लिखते हैं हम इसमें? पराग नलिका बीजांड के अंदर भ्रूण कोश में खुलती है और अपने दोनों नर युग्मकों को छोड़ती है। आगे देखिए इसमें हम लिखते हैं द्विनिषेचन। इसमें हम लिखते हैं पहला संलयन। ब्लैक में से हेडिंग डालेंगे पहला संलयन। इसमें हम लिखेंगे एक नर युग्मक अंडे के साथ मिलकर द्विगुणित युग्मनज बनाता है जिससे भ्रूण विकसित होता है। तो क्या लिखते हैं द्विनिषेचन में? पहला संलयन में एक नर युग्मक अंडे के साथ मिलकर द्विगुणित युग्मनज बनाता है जिससे भ्रूण विकसित होता है। आगे देखिए इसी में हम लिखते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ आप स्क्रीनशॉट लेते चल रहे होंगे, नहीं लिया तो आप ले लीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आगे ब्लैक पेन से हम हेडिंग डालते हैं दूसरा संलयन। इसमें हम लिखते हैं दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय नाभिकों के साथ मिलकर त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष नाभिक बनाता है जिससे भ्रूणपोष बनता है। क्या लिखते हैं? दूसरा संलयन में दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय नाभिकों के साथ मिलकर त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष नाभिक बनाता है जिससे भ्रूणपोष बनता है। और देखिए फ्रेंड्स ये इसका चित्र, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, क्वेश्चन में हमसे बोला गया था कि इसका सचित्र वर्णन करना है। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? क्वेश्चन पूछा गया था फूलों में परागकण के वृत्तिकाग्र तक स्थानांतरण एवं निषेचन पूर्ण होने तक की सारी घटनाओं का सचित्र वर्णन करना है। तो ये देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये है परागकण और ये क्या है? ये है वृत्तिकाग्र है और ये नर युग्मक है और ये कैसी नली है? ये है पराग नली और ये हमारा बीजांड और ये अंडाशय और ये है मादा युग्मक। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ आपने इसका इतना स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब हम इसमें आगे लिखते हैं। आगे लिखते हैं निषेचन के बाद। तो इसमें हम लिखते हैं अंडाशय का विकास। इसमें लिखते हैं अंडाशय फल में विकसित होता है। किसमें होता है? अंडाशय फल में विकसित होता है। और बीजांड के विकास में लिखते हैं बीजांड बीज में विकसित होता है। आगे देखिए इसमें हम लिखते हैं अन्य भागों का मुरझाना। इसमें हम लिखते हैं पंखुड़िया, पुंकेसर, वृत्तिकाग्र और वृत्तिका जैसे फूल के अन्य अनावश्यक भाग मुरझाकर गिर जाते हैं। क्या लिखते हैं? पंखुड़िया, पुंकेसर, वृत्तिकाग्र और वृत्तिका जैसे फूल के अन्य अनावश्यक भाग मुरझाकर गिर जाते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ आपने इसका इतना स्क्रीनशॉट ले लिया होता। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक है। अब चलिए अब देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो देखिए अगला क्वेश्चन हमसे अथवा करके पूछा गया था। तो ये प्रश्न नंबर 8 है। हर्षे चेस प्रयोग का नामांकित सचित्र वर्णन कीजिए। इस प्रयोग के पश्चात वैज्ञानिकों द्वारा लिए गए निष्कर्ष को लिखिए। तो फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन डायरेक्टली 5 मार्क्स का पूछा गया था। तो इसमें हम लिखते हैं हर्षे व चेज ने सन 1952 में ये सिद्ध किया कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है न कि प्रोटीन। क्या सिद्ध किया था हर्षे व चेज ने? हर्षे व चेज ने सन 1952 में सिद्ध किया कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है न कि प्रोटीन, जिसमें उन्होंने बैक्टीरियोफेज, विषाणु और रेडियोएक्टिव ट्रेसर P32 और S35 का उपयोग किया। प्रयोग के अनुसार फास्फोरस P32 युक्त डीएनए जीवाणु कोशिका में प्रवेश कर गया और नई पीढ़ी के विषाणुओं में पाया गया, जबकि सल्फर युक्त प्रोटीन जीवाणु के बाहर रह गया, जिससे यह साबित हुआ कि आनुवंशिक सूचना डीएनए के माध्यम से हस्तांतरित होती है। तो फ्रेंड्स आप इसका इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए अब हम इसमें लिखते हैं हर्षे चेज का प्रयोग का सचित्र वर्णन। तो इसमें हम लिखते हैं यह प्रयोग बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरिया को संक्रमित करने वाले वायरस का उपयोग करता है जो डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। क्या होता है? यह प्रयोग बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरिया को संक्रमित करने वाले वायरस का उपयोग करता है जो डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। इसमें हम ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे विषाणुओं का लेबलिंग। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसमें विषाणुओं का लेबल करेंगे। तो इसमें सेट बी हम नाम डालेंगे, सेट बी प्रोटीन लेबलिंग। तो विषाणुओं को ऐसे माध्यम में उगाया गया जिसमें रेडियोएक्टिव सल्फर S35 था। क्या था? विषाणुओं को ऐसे माध्यम में उगाया गया जिसमें रेडियोएक्टिव सल्फर S35 था। आगे हम इसमें लिखते हैं सेट ए। आगे इसमें लिखते हैं सल्फर केवल प्रोटीन में पाया जाता है, डीएनए में नहीं।
आगे देखिए इसमें लिखते हैं सेट ए। तो सेट ए है डीएनए लेबलिंग। तो विषाणु को ऐसे माध्यम में उगाया गया जिसमें रेडियोएक्टिव फास्फोरस P32 था। फास्फोरस केवल डीएनए में पाया जाता है, प्रोटीन में नहीं। किस में पाया जाता है? जो फास्फोरस होता है वो केवल डीएनए में पाया जाता है, प्रोटीन में नहीं पाया जाता। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हमें क्या करना है, हमें इसका सचित्र वर्णन करना था। तो देखिए सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं, ये क्या है, ये इतना पोर्शन ये क्या है, इसको बोलते हैं ई कोलाई। क्या है ये मान लेते हैं हम, ये है ई कोलाई। इतना पोर्शन क्या है, ई कोलाई है। ई कोलाई यानी कि बैक्टीरिया है। ठीक है, और इस बैक्टीरिया पर क्या है, बैक्टीरियोफेज नामक वायरस है। ठीक है, अब बैक्टीरियोफेज के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो ये क्या आता है, ये है बैक्टीरियोफेज। ठीक है, और बैक्टीरियोफेज क्या काम करते हैं, ये सेल पर आक्रमण करते हैं। ठीक है, और देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये इसका हेड है। और इसका हेड किसका बना होता है, ये बना होता है प्रोटीन का। ये क्या है, ये आपको आवरण दिखाई दे रहा होगा। इसको आवरण या खोल भी बोल सकते हैं। तो देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है हेड है, और ये किसका बना होता है, ये बना होता है प्रोटीन का। ये प्रोटीन का बना होता है, और इसके अंदर ये क्या है, ये इसके अंदर डीएनए मटेरियल है होता है। इसमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है। और ऊपर क्या होता है, ऊपर ये प्रोटीन का खोल होता है। ठीक है, जो आवरण यानी कि इसके ऊपर जो खोल होगा वो होगा प्रोटीन का। मैं उम्मीद करती हूँ इतनी बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी कि ये क्या है, ये हम मान लेते हैं ये ई कोलाई बैक्टीरिया है। ठीक है, और इसमें क्या है, इस बैक्टीरिया पर बैक्टीरियोफेज वायरस है। तो ये जो बैक्टीरियोफेज वायरस है ना, तो इसका जो ऊपर का सिरा होगा इसको बोलेंगे हेड। तो ये हेड वाला भाग क्या होता है, प्रोटीन का बना होता है। और इसके अंदर क्या होता है, ये डीएनए मटेरियल होता है। और इसमें आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, डीएनए पाया जाता है। और ऊपर प्रोटीन का खोल बना होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये बात अच्छे समझ में आ गई होगी। अब देखिए हमने बोला था ना कि हम क्या करेंगे, इनका नाम लेबल करेंगे। तो देखिए यह ई कोलाई और इसके ऊपर ये बना हुआ है, तो इसका हम नाम लिखते हैं रेडियोएक्टिव फास्फोरस P32 युक्त डीएनए वाला बैक्टीरियोफेज। और ये है रेडियोएक्टिव सल्फर एस्पेथिस वाला बैक्टीरियोफेज, यानी कि ये है फास्फोरस वाला बैक्टीरियोफेज और ये है सल्फर वाला बैक्टीरियोफेज। अब इनके बीच क्या कराते हैं, इनके बीच संक्रमण कराते हैं। ठीक है, तो हम ब्लैक पेन साइड में डालेंगे संक्रमण। इसमें हम लिखते हैं इन लेबल किए गए विषाणुओं को ई कोलाई जीवाणु के साथ मिलाया गया। विषाणु जीवाणुओं को संक्रमित करने लगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया संक्रमण। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल रिपीट होता है। आगे देखिए दूसरा हम क्या इसमें करते हैं, ब्लेंडिंग, जिसको हम अनावरण बोलते हैं। और आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। तो थर्ड पॉइंट में हम लिखते हैं ब्लेडिंग, मिश्रण। तो इसमें हम लिखते हैं एक ब्लेडिंग का उपयोग करके मिश्रण को हिलाया गया जिससे जीवाणु की सतह पर चिपके हुए विषाणु के बाहरी प्रोटीन कोड आवरण अलग हो गए। क्या हो गए, एक ब्लेडिंग का उपयोग करके मिश्रण को हिलाया गया जिससे जीवाणु की सतह पर चिपके हुए विषाणु के बाहरी प्रोटीन कोड आवरण अलग हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब देखिए आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सबसे पहले था संक्रमण, उसके बाद था ब्लेंडिंग। सबसे पहले संक्रमण, उसके बाद ब्लेंडिंग जिसको अनावरण बोलते हैं, और उसके बाद है अपकेंद्रण जिसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, और उसके बाद क्या है, उसके बाद यहां पर देखिए यहां पर ये होगा अवलोकन। ये देखिए सबसे लास्ट है। अगर यहाँ पर इकोलाई में रेडियोएक्टिव पदार्थ है क्योंकि फास्फोरस दिखाता है अतः डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। ठीक है, और रेडियोएक्टिव एस्पेथिस इकोलाई में नहीं दिख रहा अतः रेडियोएक्टिव सुपरनेंट में दिखाई दे रहा है। और देखिए ये क्या है, ये इकोलाई है, यहां पर भी यहां पर भी। इसको बोलेंगे पैलेट और इसको बोलते हैं सुपरनेंट। तो फ्रेंड्स इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। आप पहले इसके चित्र की तरफ देखिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपने इसका चित्र का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, और आपको बोर्ड एग्जाम में भी इसी प्रकार से बनाकर आना है ये चित्र, और इसके बारे में ये नाम भी लिख कर आने के, संक्रमण, ब्लेंडिंग, अवलोकन, इस टाइप से। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे लिखते हैं हम इसमें अपकेंद्रण जिसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन भी बोलते हैं। इसमें हम लिखते हैं मिश्रण को सेंट्रीफ्यूज अपकेंद्रित किया गया, इससे भारी जीवाणु कोशिकाएं नीचे बैठ गई, पैलेट और हल्के वायरल कोट ऊपर तैरने लगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि नीचे क्या थे, वो इकोलाई, वो पैलेट थे, और जो ऊपर तैरने लगे थे ना उसको बोलते हैं सुपरनेंट। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सुपरनेंट। ठीक है, आगे हम लिखते हैं इसमें अवलोकन। तो सेट ए 32P यानी कि फास्फोरस। तो जीवाणु कोशिकाएं पैलेट में रेडियोएक्टिविटी 32P पाई गई, लेकिन वायरल कोट सुपरनेंट में नहीं। इससे पता चल रहा कि
रेडियोएक्टिव डीएनए जीवाणु के अंदर चला गया था। आगे हम इसमें लिखते हैं सेट बी, तो इसमें हम लिखते हैं S35 वायरल कोड सुपरनेंट में रेडियोएक्टिविटी S35 पाई गई, लेकिन जीवाणु कोशिकाएं पैलेट में नहीं। इससे पता चला कि रेडियोएक्टिव प्रोटीन जीवाणु के अंदर नहीं गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें हमसे पूछा गया था वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए निष्कर्ष भी बताइए। तो हम इसमें ब्लैकमैन साइड डालते हैं डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। तो इसमें हम लिखते हैं हर्ष और चेज ने निष्कर्ष निकाला कि डीएनए ही वह पदार्थ है जो आनुवंशिक जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी वायरस से जीवाणु तक ले जाता है। आगे हम इसमें लिखते हैं प्रोटीन नहीं, तो इसमें हम लिखते हैं प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ नहीं है क्योंकि वह जीवाणु कोशिका के अंदर नहीं गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें अगला पॉइंट हम लिखते हैं, अगला पॉइंट है डीएनए की पुष्टि। इसमें हम लिखते हैं P32 जो डीएनए में होता है की उपस्थिति ने साबित किया कि डीएनए ही वास्तविक आनुवंशिक सामग्री है। अब देखिए इसमें अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 9, बायोगैस क्या है, इसका उत्पादन किस प्रकार किया जाता है, इसके उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले सूक्ष्म जीव का नाम लिखिए। तो देखिए फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल रिपीट होता है। तो देखिए मैंने जितने पेपर सेट कराए हुए उसमें बायोगैस एक न एक पेपर सेट में जरूर देखने को मिला है, तो आपको ये अच्छे से तैयार कर लेना है। तो इसमें हम लिखते हैं बायोगैस जैविक, और देखिए इसमें हमसे इसका डायग्राम नहीं पूछा, आगे जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था उसमें हमसे बायोगैस का सचित्र वर्णन करने को कहा गया था। तो आप बायोगैस का सचित्र वर्णन भी आपको पता होना चाहिए और इसका उत्पादन की क्रिया क्या होती है, उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले सूक्ष्म जीव, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो इसका आंसर हम लिखते हैं बायोगैस जैविक पदार्थों के अवायवीय ऑक्सीजन रहित अपघटन से बनने वाली गैस है, जिसमें मुख्य रूप से मीथेन 50 से 60% और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 30 से 40% और कुछ अन्य गैसें जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, अमोनिया का मिश्रण होता है। इसका उत्पादन कृषि अपशिष्ट, गोबर और सीवेज जैसे कार्बनिक पदार्थों का अवायवीय पाचन प्रक्रिया द्वारा किया जाता है, जिसमें मैथेनोजोनिक बैक्टीरिया जैसे मैथेनोबैक्टीरियम नामक सूक्ष्मजीव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इन पदार्थों को तोड़कर बायोगैस बनाते हैं और इस प्रक्रिया के बाद बची हुई सामग्री उत्तम खाद होती है। इसमें आगे हम लिखते हैं उत्पादन की प्रक्रिया। तो इसमें ब्लैकमैन साइड डालेंगे कच्चा माल, इसमें हम लिखते हैं पशुओं का गोबर, कृषि अपशिष्ट, खाद। इसके आगे लिखते हैं हम खाद्य अपशिष्ट, सीवेज आदि को इकट्ठा किया जाता है। आगे हम लिखते हैं सेकंड पॉइंट में बायोगैस डाइजेस्टर, जिसको बायोगैस संयंत्र भी बोलते हैं। इसमें हम लिखते हैं इस सामग्री को एक बंद टैंक डाइजेस्टर में डाला जाता है जहां ऑक्सीजन नहीं होती। आगे हम लिखते हैं इसमें थर्ड पॉइंट सूक्ष्म जैविक क्रिया। इसमें हम लिखते हैं मैथेनोजेनिक बैक्टीरिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इस कार्बनिक पदार्थ को तोड़ते हैं। पहले कुछ बैक्टीरिया जटिल पदार्थों को सरल बनाते हैं और फिर मैथेनोजेनिक बैक्टीरिया उन्हें मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलते हैं। आगे हम इसमें लिखते हैं गैस का संग्रह। इसमें हम लिखते हैं उत्पादन गैस को पाइप के माध्यम से इकट्ठा किया जाता है और बचा हुआ तरल ठोस पदार्थ को जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब पूछा गया था उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले सूक्ष्म जीव, तो हम ब्लैकमैन सेटिंग करेंगे मैथेनोजेनिक बैक्टीरिया। ये मुख्य सूक्ष्म जीव है जो मीथेन का उत्पादन करते हैं। उदाहरण है मैथेनोबैक्टीरियम, इनका नाम है। अन्य सहायक बैक्टीरिया भी होते हैं, तो इसको हम लिखते हैं एसिटोजेनिक बैक्टीरिया जो एसिटिक एसिड बनाते हैं और अन्य अवायवीय जीवाणु भी इस प्रक्रिया में मदद करते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला और लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए अथवा करके हमसे क्वेश्चन पूछा गया था प्रश्न नंबर 9। इसमें हमसे क्वेश्चन पूछा गया प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में लिम्फाइड अंगों की भूमिका पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मानव शरीर में विभिन्न प्रकार के लिम्फाइड अंगों का वर्णन उदाहरण से कीजिए। तो इसमें हम लिखते हैं प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में लिम्फोसाइट्स BOT कोशिकाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो एंटीबॉडी बनाकर बी सेल्स और अन्य कोशिकाओं की मदद करके टी सेल्स रोगाणुओं को पहचानते हैं और नष्ट करते हैं। मानव शरीर में लसिका ग्रंथियां, प्लीहा, अस्थि मज्जा, थाइमस जैसे लिम्फोइड अंग और लिम्फ वाहिकाएं मिलकर शरीर को संक्रमण से बचाते हैं, जहां लिम्फोसाइट्स फिल्टर होते हैं और सक्रिय होते हैं, जिससे प्रतिरक्षा स्मृति बनती है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम इसमें ब्लैकमैन सेटिंग डालते हैं लिम्फोइड अंगों की भूमिका। इसमें हम लिखते हैं लिम्फोइड अंग प्रतिरक्षा प्रणाली के मुख्य केंद्र होते हैं, जहां लिम्फोसाइट्स बनते हैं, परिपक्व और सक्रिय होते हैं। आगे हम इसमें लिखते हैं अस्थि मज्जा। इसमें हम लिखते हैं सभी लिम्फोसाइट्स बी और टी कोशिकाएं यही बनती है और बी कोशिकाएं यही परिपक्व होती है। आगे हम इसमें ब्लैकमैन सेटिंग डालते हैं थाइमस। इसमें हम लिखते हैं टी कोशिकाएं यहाँ परिपक्व होती है और प्रतिरक्षा प्रणाली का प्रशिक्षण केंद्र है। आगे हम इसमें लिखते हैं
आगे इसमें ब्लैक मैच हेडिंग डालते हैं लसिका ग्रंथि है। इसमें हम लिखते हैं ये छोटे फिल्टर होते हैं जो रोगाणुओं को फंसाते हैं और लिम्फोसाइट्स को सक्रिय करते हैं, जिससे सूजन आती है जैसे गले में। आगे इसमें हम लिखते हैं प्लीहा। इसमें हम लिखते हैं रक्त को फिल्टर करता है, पुराने आरबीसीएस को हटाता है और प्रतिरक्षा कोशिकाओं को संग्रहित करता है। आगे इसमें हम लिखते हैं टॉन्सिल और एडेनोनाइट्स। इसमें हम लिखते हैं गले में पाए जाने वाले ये अंग प्रवेश करने वाले रोगाणुओं को रोकते हैं। आगे हम इसमें लिखते हैं ब्लैक मैच हेडिंग डालते हैं लिम्फोसाइट्स, बीओटी कोशिकाएं और प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया। इसमें हम लिखते हैं लिम्फोसाइट्स दो मुख्य प्रकार के होते हैं जो विशिष्ट प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। फर्स्ट हेडिंग हम इसमें डालते हैं बी लिम्फोसाइट्स, जिसको हम बी सेल्स बोलते हैं। इसमें कार्य हम लिखते हैं ये एंटीबॉडी प्रतिपिंड नामक प्रोटीन बनाती है जो बैक्टीरिया और वायरस को पहचानकर उन्हें निष्क्रिय कर देते हैं। उदाहरण में हम लिखते हैं जब आपको खसरा होता है तो बी कोशिकाएं एंटीबॉडी बनाती हैं जो वायरस को रोकते हैं। बाद में यही बी कोशिकाएं मेमोरी कोशिकाएं बनती हैं, जिससे अगली बार संक्रमण जल्दी ठीक हो जाता है। आगे हम इसमें लिखते हैं, आगे इसमें सेकंड पॉइंट डालते हैं टी लिम्फोसाइट्स, जिसको हम टी सेल्स भी बोलते हैं। कि देखिए टी सेल है, ठीक है, यहाँ पर आप एफ मत सोचिएगा, ये है टी सेल्स। तो इसमें हम लिखते हैं कार्य। इसमें हम लिखते हैं ये सीधे संक्रमित कोशिकाओं को मारते हैं, टी किलर कोशिकाएं या बी कोशिकाओं और अन्य प्रतिरक्षा कोशिकाओं को सक्रिय करते हैं, टी हेल्पर कोशिकाएं। उदाहरण है यदि कोई वायरस शरीर की कोशिका के अंदर छिप जाता है तो टी कोशिकाएं उस संक्रमित कोशिका को नष्ट कर देती हैं। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों में वीडियो जरूर शेयर करना। और फ्रेंड्स इससे आगे आप कौन सा सोल्व पेपर सॉल्व कराना चाहते हैं ये आप कमेंट करके जरूर बताना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।